नमस्कार, सिटी तहलका फटाफट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वंदना कादियान। आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ मुख्य हेडलाइंस पर। उपायुक्त हेमा शर्मा व डॉक्टरों के बीच हुई बैठक, जल्द शुरू होंगी ओपीडी सुविधाएं। शिक्षा विभाग ने की गाइडलाइंस जारी, फीस वसूलने वाले स्कूलों पर गिर सकती है गाज। विधायक व उद्योगपतियों की बैठक हुई संपन्न, उद्योग शुरू करने पर हुई चर्चा। एक साथ जन्मे 4 बच्चों में से 2 की दुखद मौत, नाजुक हालत के चलते 2 को किया दिल्ली रेफर। लॉकडाउन में शुरू होगी जमीनों की रजिस्ट्री, लोगों को मिलेगी राहत की सांस। पुरानी सभी अपॉइंटमेंट्स को किया गया रद्द, रजिस्ट्री कराने वालों को नए सिरे से अपॉइंटमेंट के लिए करना होगा आवेदन। पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की बढ़ती लोकप्रियता, जगह जगह हो रही फूलों की वर्षा। शेल्टर होम में पुलिस के लिए गाए गए गीत, पुलिस ने समझाए कोरोना बचाव के नियम। शेल्टर होम के संचालक ने पुलिस प्रशासन से की अपील, जगह जगह प्रवासियों को छोड़ने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और निरंतर जहां दर्शकों की तरफ से एक बात सामने जरूर आ रही थी कि लॉकडाउन के बढ़ने के बाद अब स्कूलों में बच्चों की फ़ीस को लेकर काफ़ी लोग परेशान थे और किस तरह से गाइडलाइन बनाई गई थी उसको बारे में वो जानने को उत्सुक थे। इसी के चलते हम आज डीओ पानीपत हमारे साथ हैं, सतपाल जी हमारे साथ हैं। उनका क्या कहना है, क्या गाइडलाइन है एजुकेशन को लेकर के, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सतपाल। सर, जो आपने हमारे से क्वेश्चन किया है उसके बारे में हम सभी प्राइवेट स्कूलों को अपने जो गाइडलाइन थी विभाग की वो सभी के पास व्हाट्सएप भी की, हमें लेटर भी डाल दिए हैं, ईमेल वगैरह भी कर दी गई हैं। गाइडलाइन ये थी कि किसी भी स्कूल ने किसी भी बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाना फीस लेने के लिए, और न ही बच्चे से 3 महीने की फ़ीस वसूल करनी है। और अगर कोई पेरेंट्स देता भी है तो केवल 1 ही महीने की फ़ीस लेनी उससे। और अगर किसी का फ़ीस देने से कोई पेरेंट्स नहीं दे सकता फ़ीस, केवल उसके ऊपर प्रेशर भी नहीं बनाना और न ही बच्चे को किसी काम से वंचित रखना है। पूरी फैसिलिटी देनी है टीचर ने बच्चे को। एक बात और है कि लगातार लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। अब 3 मई के लिए प्रधानमंत्री द्वारा यह आह्वान किया गया है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, उसको लेकर के एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार द्वारा क्या निर्देश है कि बच्चों को पढ़ाई भी निरंतर जारी रहे और स्कूल में भी ना जाना पड़े, इस तरह की क्या व्यवस्था की गई है विभाग की तरफ? लॉकडाउन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने हमारे प्रत्येक ज़िले के अंदर कई चैनल स्टार्ट किए हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई लगातार कंटिन्यू चलती रहे, जिसमें कि हमारे यहाँ पर पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सिटी चैनल है। सिटी चैनल के ऊपर 617 से 620 तक हमारी वो चलते हैं। इसी प्रकार से स्वयं प्रभा पर भी 6ठी क्लास से 10वीं तक 11 बजे से लेकर 1 बजे तक पढ़ा जाता है। और ये इसलिए काम किया गया है ताकि कोई भी बच्चा किसी भी पढ़ाई से वंचित न रह जाए और उनका समय बर्बाद न हो। तो इस व्यवस्था को लेकर के जैसे कि सभी जगह किए गए हैं, तो आजकल सोशल मीडिया का भी काफ़ी यहाँ लोग इसकी तरफ रुझान है। तो सोशल मीडिया को लेकर एजुकेशंस के कुछ चैनल चलाए गए हैं कि कोई फेसबुक, यूट्यूब, इस तरह से कोई व्यवस्था की गई है? सोशल मीडिया के तो यही है हमारे मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है। सिटी चैनल है, डैन चैनल है, स्वयं प्रभा है, हरियाणा एजुसेट है, एजुसेट है .com पर भी ये 1 से 12वीं क्लास के चैप्टर आते हैं। इसी प्रकार से एजुसेट हरियाणा यूट्यूब पर भी हमारे चैनल पर 1 से 12वीं क्लास के चैप्टर आते हैं और लगातार पढ़ाई चली हुई है। तो अब इस व्यवस्था को लेकर और कोई नई गाइडलाइन जो सरकार द्वारा कि एजुकेशन स्तर को निरंतर आगे बढ़ाया जाए, बच्चे प्रभावित ना हो, बच्चों की जो कंटिन्यूटी टूट गई थी लॉकडाउन के दौरान, अब फिर से बच्चों के जो एजुकेशन वो फिर पटरी पे आए और निरंतर आगे चलते रहे? इसके अलावा तो हमारे पास प्रेजेंट में कोई नई गाइडलाइन नहीं आई है। जैसे भी नई गाइडलाइन आएंगी उसके अकॉर्डिंग हम उनको आदेशों की पालना भी करेंगे। अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई नई। तो अब फीस को लेकर के जहां अभिभावक काफ़ी परेशान हैं और उनका ये कहना है कि निरंतर फीस का दबाव बनाया जा रहा है, तो ऐसे में आपका डिपार्टमेंट क्या हिदायतें हैं यदि ऐसे दबाव कोई स्कूल बनाता है, निजी स्कूल या कोई? अगर ऐसा कोई कंप्लेंट हमारे पास आ जाती है पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है,
दबाव तो अलग चीज़ है। अगर बच्चे को उसकी शिक्षा से वंचित किया जा रहा है तो हमारे पास जो भी कंप्लेंट आती है हम तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर एक्शन करते हैं। एक्शन के तौर पर क्या है कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह की आपकी कार्रवाई रहती है स्कूल के और उन प्रबंधक के ऊपर जो इस तरह का दबाव बनाते हैं? अगर पेरेंट्स इस प्रकार का दबाव बनाते हैं, पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाते हैं, संस्था के द्वारा बना जाता है, तो केस देखा जाएगा कैसा केस है, पीछे की फीस की डिमांड है या प्रेजेंट की फ़ीस की डिमांड है, उसके हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो वो लोग शिकायत कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे कॉल सिटी तहलका और सिटी केबल के माध्यम से हमारे पास आ रही हैं, तो वो लोग शिकायत कैसे करें? क्योंकि आजकल डिपार्टमेंट बंद हैं, आपके घर पर ही आकर हमें इंटरव्यू करना पड़ रहा है, तो इस व्यवस्था को लेकर के वो लोग आपको ऑनलाइन या किस जरिए कर सकते हैं इस तरह की शिकायत? घर पे तो इसलिए आए हो आप, आज वैसे भी ऑफिस बंद था हमारा, एजुकेशन सैटरडे को ऑफ होता है, पर ऐसा है शिकायत करते हैं। कई बार पेरेंट्स सीएम विंडो पे भी कर देते हैं, पोर्टल पे भी कर देते हैं, सी टीम के पास भी कर देते हैं, डीसी के पास भी कर देते हैं, वहाँ से हमारे पास फॉरवर्ड हो जाती है। उस जो जैसी जिस प्रकार की शिकायत होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अपील क्या करना चाहेंगे अभिभावकों को, स्कूल प्रबंधकों को, ताकि एक मैसेज जाए लॉकडाउन के दौरान सभी के साथ व्यवस्था? आज जहां स्कूल खाली हैं तो वहीं लोगों का रोजगार भी छिन चुका है, तो उन बच्चों को लेकर क्या अपील रहेगी एजुकेशन की तरफ? अपील तो एजुकेशन की तरफ से ये अपील रही है कि किसी भी बच्चे के ऊपर संस्था के द्वारा प्रेशर नहीं किया जाए, ताकि बच्चे का भविष्य अंधकार में न जाए और बच्चे की पढ़ाई कंटिन्यू रहे। अगर कोई प्रेशर बनाता है तो तुरंत हमारे को बताएं, चाहे हम खुद ही जाकर वहाँ पर उससे बातचीत करें, समझाएं। अगर नहीं समझाए तो उसके प्रति भी आगे कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे हम। जो जैसी भी कार्रवाई बनेगी वो वैसी कार्रवाई करेंगे हम उसके। तो ये थे हमारे साथ डीओ सतपाल सिंह जी। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की उनके पास शिकायत आती है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट निरंतर इस प्रयास में है कि उस पर कार्रवाई की जाएगी, अमल में लाई जाएगी, और ऐसे में उन अभिभावकों को डरने की ज़रूरत नहीं है जिन पर यह प्रेशर बनाया जा रहा है। इस तरह की यदि आपके पास कोई भी प्रेशर बनाता है तो आप तुरंत उसकी शिकायत या 100 नंबर पे दे सकते हैं या किसी भी डीसी ऑफिस या एजुकेशन डिपार्टमेंट में दे सकते हैं, उस पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। ऐसी गाइडलाइन यहाँ पर बताई गई और फीस को लेकर ये कहा गया कि किसी प्रकार से किसी का भी नाम यहीं नहीं काटा जाएगा। इस व्यवस्था को लेकर निरंतर हमारे पास जो सवालात लोगों के आ रहे थे, आज उनको क्लैरिफाई करने के लिए आज हम पहुंचे थे। इसी तरह से तमाम खबरें सिटी तहलका के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। अब एक पॉइंट और यहाँ पर कहना चाहते हैं सतपाल जी, वो भी जानने का प्रयास करते हैं। सर, तो पॉइंट एक और ये है अलग से, अगर शिकायत करने का फ़ायदा तभी है यदि किसी बच्चे के ऊपर फीस से रिलेटेड है, स्कूल संस्था का मालिक है, फाइन वगैरह करता है, तो तब तो कंप्लेंट बनती है, या बच्चे को उसके काम के प्रति वंचित रखता है तब कंप्लेंट बनती है। फीस के लिए हाँ जी, हाँ फीस के लिए तो वही तो कह रहा हूँ जी मैं आपको, फीस के लिए तब कंप्लेंट बनती है। अगर बच्चे को वंचित नहीं रखते काम से और फीस की वजह से तो कंप्लेंट नहीं बनती। बच्चा की पढ़ाई है जो कंटिन्यू चल रही है, बच्चे के ऊपर जो फीस का प्रेशर बनाया जा रहा है, बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है, अपने समय के अनुसार फीस दी जाए मंथली, अगर फीस देने के योग्य है तो। अगर योग्य नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लॉकडाउन बंद होने के बाद उसको फीस दे दी जाए और बच्चे की पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। अगर फिर भी पेरेंट्स नहीं दे पाते हैं, जुर्माना वगैरह लगाते हैं, तो हमारे पास कंप्लेंट लेकर आइए, तुरंत प्रभाव से हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार से कोई आप पे प्रेशर बनाता है तो उस पर तुरंत प्रभाव से विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सभी लोगों के जो सवालात थे वो जानने का हमने प्रयास किया और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। निरंतर ऐसी खबरें सिटी तहलका पर हम आपको दिखाते रहेंगे। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। विगत दिवस लघु सचिवालय के सभागार में उपायुक्त हेमा शर्मा की अध्यक्षता में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं नोडल अधिकारी मोहम्मद शाहीन में तमाम चिकित्सकों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में सभी चिकित्सकों ने अपनी अपनी राय रखी।
मीटिंग में सभी चिकित्सकों ने निर्णय लिया कि वह सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक सप्ताह भर 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं के लिए हॉस्पिटल की ओपीडी सुचारू रूप से शुरू करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के संदिग्ध को स्थानीय अस्पताल में रेफर किया जाएगा। इस पर उपायुक्त हेमा शर्मा ने निर्देश दिए कि वह SARE ILI के लिए सिविल सर्जन कार्यालय को रिपोर्ट करेंगे। उन्होंने मीटिंग में इस विषय पर भी बातचीत की कि वह शहर में बनी स्लम बस्तियों, औद्योगिक क्षेत्रों व डोर टू डोर सर्वे के लिए योजना बना रहे हैं। इस अवसर पर CMO संतलाल वर्मा, उप सिविल सर्जन डॉक्टर नवीन सुनेजा, डॉक्टर अर्चना गुप्ता, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला प्रधान वेद प्रकाश व अन्य सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। जनपद पानीपत में विगत 13 अप्रैल को एक निजी अस्पताल में एक गर्भवती महिला ने 3 लड़कों व एक लड़की को जन्म दिया। एक साथ जन्मे 4 बच्चों से जहां डॉक्टर भी इसे कुदरत का करिश्मा बता रहे थे, वहीं आमजन भी आश्चर्यचकित थे। अब यहाँ तक तो ठीक था, मगर इस परिवार पर दुखों का पहाड़ उस वक्त टूट पड़ा जब इन 4 बच्चों में से 2 बच्चों की अस्पताल में ही इलाज के दौरान मौत हो गई। अब इस घटना के बाद अन्य 2 बच्चों को भी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है और बच्चों को जन्म देने वाली मां काजल को भी एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं यदि बात करें अन्य 2 बच्चों की, तो हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कहना है कि इन बच्चों की हालत भी नाजुक है। जब इस बारे में अस्पताल के डॉक्टरों से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि इन बच्चों के शारीरिक अंग अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए हैं, जिस कारण इन्हें परेशानियां हो रही हैं। देखिए, बच्चे जो है ना, उनके अंग नहीं बने हुए हैं। बच्चे 6.5 महीने से 7 महीने के बीच में हुए हैं, तो इनके फेफड़े और दिल और पेट की बनावट ठीक नहीं है। इसकी वजह से बच्चे थोड़ा गंभीर स्थिति में हैं और वेंटिलेटर पे हैं। तो कितने बच्चे हुए थे? 4 बच्चे हुए थे। 2 का वजन तो 800 ग्राम के लगभग था और 2 का 1 किलो था। तो जो 800 ग्राम वाले थे वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे और उनके फेफड़े पूरी तरह नहीं बने हुए थे और उनकी आंतें भी नहीं बनी हुई थी, तो वो तो अब नहीं रहे। लेकिन बाकी जो 2 हैं उनको भी हालत अच्छी नहीं है, दोनों वेंटिलेटर पे हैं। वो शुरू से ही वेंटिलेटर पे हैं और उनकी हालत भी इम्प्रूव नहीं कर रही है। क्योंकि 1 किलो से कम के वजन वाले यूजुअली बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं वेंटिलेटर। वहीं परिजनों का कहना है कि इस दुख की घड़ी में अभी तक भी उन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है। उधर यह भी पता चला कि शाम होते होते डॉक्टरों द्वारा इन 2 बच्चों की हालत नाजुक होने के चलते इन्हें दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। बच्चों की तो कंडीशन ये है सर कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पे हार्ट का वो नहीं है कोई भी अवेलेबल हमारे पास, ताकि जो हम ये बोल रहे हैं कि इनको दिल्ली या चंडीगढ़ ले जाओ, कि दिल्ली या चंडीगढ़ ले जाओ इनको। हमारे पास हार्ट के लिए कोई ऐसी वो नहीं है। इनको वेंटिलेटर पर रखा गया है, इनकी स्थिति ज़्यादा गंभीर है। इनको आप जल्दी से जल्दी दिल्ली या चंडीगढ़ अगर बच्चे बचाने तो वहाँ ले जाओ। और इनकी मम्मी जी है जो वो ICU में है, वहाँ पर भी हम जाते हैं तो डॉक्टर ये बोलता भाई अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। तो सर हमारी यही रिक्वेस्ट है कि कुछ ना कुछ हमारे साथ शासन हमारी मदद करे, पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा, जिससे आज तक तो कोई भी सर हमारे से कोई डिस्कस नहीं हुई ऐसी, किसी की भी हमसे कोई मिलने नहीं आया। भगवान की यह कैसी विडंबना है कि जन्म देने के बाद भी एक माँ अपने जिगर के टुकड़ों से दूर है। अब ऐसे में हम सबको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि यह बच्चे और इनकी माँ जल्द स्वस्थ होकर अपने हंसते खेलते घर को लौट जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। इस वक्त संपूर्ण देश लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में यदि सबसे अहम भूमिका है तो वह स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग की है, जो निरंतर इस महामारी को हराने के लिए ड्यूटी पर तैनात है। इसी को लेकर हर कोई पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की प्रशंसा कर रहा है। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीमों का धन्यवाद किया जा रहा है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि आज हम सब अपने घरों में हैं और यह लोग अपने घर बार को छोड़कर हमारे लिए सड़कों पर है ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। शनिवार को भी कई सामाजिक संगठनों व निगम मेयर अवनीत कौर द्वारा संजय चौक पर तैनात पुलिसकर्मियों व स्वास्थ्य विभाग की टीम को सम्मानित किया गया। वहीं सामाजिक संगठन के लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग व पुलिसकर्मी लगातार हमारे लिए अपनी जान हथेली पर रखकर तत्पर रहते हैं। हमें इन लोगों का दिल से सम्मान करना चाहिए और इन्हें सलाम करना चाहिए,
क्योंकि ये हमारे लिए दिन रात अपने घर बार को छोड़कर सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इसलिए हमें प्रशासन का लगातार सहयोग करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और हम आज खड़े हैं वार्ड 20 में, जहां ईदगाह कॉलोनी पर आप देख सकते हैं कि लंबी कतार, जहां निरंतर लॉकडाउन बढ़ गया है उसको लेकर कोई भूखा ना रहे, असहाय व्यक्ति किसी प्रकार से वंचित ना रहे, उसको लेकर के व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही हैं। यहां पुलिस बल भी तैनात है, तो अन्य पदाधिकारी भी तैनात है, तो सरकार के नुमाइंदे और जनता के प्रतिनिधि भी तैनात हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बहरहाल जो स्थिति है कि लोग कोई भूखा न रहे, इस तरह से जो लाइन है सामाजिक दूरियां यहाँ पर बनाए रखी हैं, तो घर तक सबके पेट तक खाना जाए, और ऐसी व्यवस्था के साथ किन लोगों द्वारा यहाँ पर सुचारू रूप से काम किया गया है, इस बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। वार्ड 20 से हमारे साथ पार्षद हैं लोकेश नागरू जी, उनसे प्रयास करेंगे कि किस तरह की व्यवस्था है और कितने दिन से की जा रही है और किसका सहयोग है ऐसे में। नागरू जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लगातार इस तरह की प्रयास हैं, कई जगह वंचित हैं लोग, तो आज ईदगाह रोड पर हम पहुँचे, एक अच्छा यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंस बनाया गया है लोगों को, तो इस व्यवस्था में कौन भागीदारी दे रहा है और किस तरह की व्यवस्था की गई? देखिए, ये इस प्रकार की महामारी से पूरा देश, पूरा विश्व ग्रस्त हुआ, और उसके निमित्त पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या अनपढ़ व्यक्ति हो, सभी एक समान थे, क्योंकि ऐसी महामारी का सामना पहली बार करने को मिला। गरीब जनता है, रोटी के लिए भागती है, लेकिन रोटी उसको नहीं मिलती। उसके लिए हमारे इस शहर के प्रत्येक जितने भी हमारे धार्मिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, सभी ने अपने अहम भूमिका निभाते हुए हमारे को सहयोग किया। लेकिन वो बेचारे भी कितने दिन इस कार्य को आगे निरंतर चलाएंगे, उस चीज़ को देखते हुए हम कुछ साथियों ने मिलकर, यहीं के लोगों ने मिलकर, हम लोगों ने इस भोजन की व्यवस्था करवाई है, और निरंतर रूप से यहाँ का गुरुद्वारा हमारे को भोजन दे रहा है। लगभग 1500 से 2000 लोगों का खाना सुबह और 1500 से 2000 का खाना सायंकाल में हम लोग इन लोगों के बीच में बांट रहे हैं। आज ईदगाह कॉलोनी में यहाँ पर बांटा जा रहा है। इसके अलावा कोई जो आउटर कॉलोनी आपके लगती है, तो वहाँ कहाँ पर ऐसे स्थान बनाए गए हैं जहाँ लोगों को पर्याप्त खाना मिले और इस तरह से सामाजिक दूरी भी बनी रहे? देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, आज सभी समाज एक समान है, लेकिन मेरा अधिकार क्षेत्र मेरे वार्ड तक सीमित है, और मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूं कि मेरे वार्ड में लगभग 4 से 5 बस्तियां इस प्रकार की लगती हैं। उसमें हमारी ये ईदगाह कॉलोनी, हमारी गांधी कॉलोनी, हमारा गौतम नगर, इसी प्रकार से हमारा लतीफ़ गार्डन की तरफ कुछ इस तरीके के लेबर क्लास लोग हैं, और शांति नगर में हैं। तो प्रयत्न कर रहे हैं कि 500-700 लोगों का भोजन वहाँ पे मिल जाए, और 1500 लोगों का, 2000 लोगों का यहाँ पर हो जाए। इस प्रकार की व्यवस्था हमने बनाई हुई है। निरंतर रोजाना अब लॉकडाउन बढ़ गया है, और इस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए, ताकि लोग संक्रमित भी ना हो, लॉकडाउन का उल्लंघन भी ना करें, इस व्यवस्था को लेकर के वार्ड 20 की बात की जाए तो कितने व्यक्तियों को रोजाना खाना दिया जा रहा है सुबह से? लगभग 2700-2800 लोगों का भोजन सुबह, दोपहर को, और उतने का 2700-2800 का सायंकाल। ये हमारा निरंतर ये भोजन की व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। इसके अंदर सनातन धर्म मंदिर मॉडल टाउन, इसके अंदर गुरुद्वारा मॉडल टाउन, इसके अंदर हमारे देवेंद्रा ढाबे वाला तरुण छोकरा, और हमारा मिलन गार्डन वाले, इस प्रकार से 5-7 संस्थाएं ये, और 1000 से 1200-1500 लोगों का व्यवस्था हम लोग खुद अपने हिसाब से करवा रहे हैं। तो ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग इससे वंचित भी रह गए हैं, या उनको चिन्हित नहीं किया गया है, ऐसी व्यवस्था में कुछ लोग रह जाते हैं, तो ऐसा भी प्रयास किया जा रहा है उनको सर्च किया जाए, ताकि कोई, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि वो ऐसे लाइन में नहीं खड़ा होना और कच्चा राशन उनको मिल जाए। निश्चित तौर पे इतनी भारी संख्या के अंदर कई लोग इस प्रकार के होंगे जो वंचित रह जाएंगे, लेकिन उसकी व्यवस्था भी हमने करी है। हमारे लगभग 12 कार्यकर्ता जो उनको हमने प्रत्येक कॉलोनी के अंदर भेजा हुआ है, और इस लेबर के जितने कमरे हैं उनको हम लोग चेक करवा रहे हैं। जिसके कमरे के अंदर आटा चावल नहीं है और वो यहाँ नहीं आ सकते, उनको हम वहाँ पे वो व्यवस्था भी करवा रहे हैं। अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अपना नाम सामने ना आके किसी समाज सेवी का नाम सामने आया, उसके माध्यम से हमने 10 थैली दिलवा दी। इस प्रकार की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज के दिन मेरे को नहीं लगता, करने वाला प्रभु है, आज के दिन कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो रहा। लॉकडाउन के दौरान निरंतर कई जगह ऐसा है कि उन लोगों का कहना है कि चावल कढ़ी, इस तरह से निरंतर वही चीज़ें चलती हैं, तो अक्सर बोर हो जाता है आदमी वैसे खाने में। खाने के बदलाव को लेकर के क्या व्यवस्था है? देखिए, हर चीज़ को देखना पड़ेगा।
भाई 1500 से 2000 लोगों का भोजन बनवाना है, तो उसके लिए निश्चित तौर पे आदमी देखता है कि बल्क क्वांटिटी में क्या चीज़ स्वाभाविक है। उसमें जैसे दाल चावल हो गया, एक दिन खिचड़ी हो गई, एक दिन आज गुरुद्वारा साहब वालों ने कहा कि हमारे पास आज पेठे की व्यवस्था है, तो उन्होंने बदलाव किया है। तो इस प्रकार से हम भी सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक नया, कल हम सोच रहे हैं कि पोहा साथ में देंगे, तो ऐसी व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये थे वार्ड 20 से पार्षद जो है लोकेश नागरू। उन्होंने कहा कि निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि हर व्यक्ति तक खाना पहुंचे, कोई भूखा ना रहे। वहीं लॉकडाउन की स्थिति को लेकर पुलिसकर्मी जो हैं यहाँ निरंतर तैनात हैं ताकि सामाजिक दूरियां बनी रहे। और हमारे साथ मॉडल टाउन चौकी इंचार्ज भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अतर सिंह जी, तो जो इस तरह की व्यवस्था है, जहाँ जहाँ इस तरह लंबी लाइनें लगती हैं, सामाजिक दूरी बनी रहे, उसको लेकर के आपकी क्या भूमिका है, क्या गाइडलाइन? जी, मॉडल टाउन एरिया में 2-3 जगह ऐसे ही लंगर बांटे जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं खुद पहुँच के एक बार चेक करता हूँ और वहाँ 1-2 मुलाजिम ड्यूटी पे लगा रखे हैं भी ये सामाजिक दूरी जो हर हालत में बनी रहे और सभी ने मास्क लगाए हुए हों, और उसके लिए हम प्रबंध कर रहे हैं और संस्थाएं ये लंगर बांट रही हैं, इनको जो ये भूखे ना रहें। तो इसके संबंध में कोशिश की जा रही है भी हर जगह पहुँचा जाए। लॉकडाउन को उल्लंघन ना हो उसको लेकर की क्या व्यवस्था है और पुलिस प्रशासन द्वारा क्या निर्देश दिए गए, क्योंकि 20 तारीख तक लंबा लॉकडाउन और सख्ताई से कहने का कहा, इसको लेकर के क्या आपने चौकी इंचार्ज होने के नाते यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति आपने मिला है या कोई FIR दर्ज, लोगों को चालान किया जाए? नहीं, हमने कोई एक्साइज की जैसे दारू की शिकायत आई थी तो उनमें चालान करे हैं। कुछ ऐसे लोग भी पकड़े हैं जो बिना वजह घूम रहे थे और उनके चालान किए हैं। लॉकडाउन का संबंध में 188 में उनके पर्चे दिए हैं और उनको पाबंद गिरफ्तार भी किया है। और इस तरह के जो भी आवारागर्दी करता हो या शाम तक वैसे बिना राशन के या बिना किसी काम के घूम रहा है, उसको पूछते हैं, टोकते हैं। 2-3 पार्टी घूमती रहती है गश्त पे, उनके बारे में चेकिंग करी जा रही है और कोशिश की जा रही है भी लॉकडाउन कामयाब रहे। बिल्कुल, यहाँ पर चौकी इंचार्ज ने कहा कि निरंतर यहाँ प्रयास किया जा रहा है कोई इसका लॉकडाउन का उल्लंघन ना करे और खाने के लिए व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आपको हमने तो हमारे साथ दीपक सलूजा जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे कि इस व्यवस्था को हम आगे भी सुचारू रूप से चलाएं और इसमें किन लोगों का योगदान ज़्यादा है और इसमें आगे उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप, जो लोग निरंतर इसमें भागीदारी होना चाहते हैं लेकिन आगे नहीं आ पा रहे हैं? देखिए, मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि खुद 2 रोटी खा लें 4 की जगह। 2 रोटी जो बचा रहे हैं आप अपने किसी पड़ोसी को, दोस्त को, मित्र को, जो मजबूर है उसके लिए रखें और आप जितना योगदान समाज सेवा के लिए दे सकें उतना योगदान भी दें, क्योंकि ये एक मुश्किल वक्त आया है और इस मुश्किल वक्त को हम सब लोगों ने मिलकर ही पार लगाना है। बिल्कुल, यहाँ दीपक सलूजा ने कहा कि निरंतर सभी को प्रयास करना चाहिए ताकि कोई आस पड़ोस में भूखा न सोए और इस व्यवस्था को चलते कुछ लोग आगे आएं और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करने के लिए अपना सहयोग जरूर दें। बहरहाल से स्थिति आप देख पा रहे हैं, सामाजिक दूरियां यहाँ पर बनाई गई हैं, लोगों को यहाँ पर जो है लंगर वितरित यहाँ पर किया जा रहा है, निरंतर जो प्रयास किया जा रहा है ताकि कोई भूखे पेट ना सोए। तमाम खबरें सिटी तहलका के माध्यम से ऐसे ही निरंतर विभिन्न क्षेत्र की हम दिखाएंगे। आप निरंतर हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। हमने आज ईदगाह कॉलोनी वार्ड 20 की दिखाई, अब आगे कुछ और नई चीज़ आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आप निरंतर सिटी तहलका के साथ बने रहे। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। भापरा रोड स्कूल में बने राहत शिविर में शनिवार को पुलिस के सम्मान में तेरी मेरी हिफाजत करती है वर्दी गीत की धुन पर तालियां बजाई गई। इस दौरान डीएसपी प्रदीप कुमार ने शिविर में रुके लोगों से बातचीत कर सहयोग मांगा और खाने को लेकर सहयोग कर रही संस्थाओं का भी आभार जताया। डीएसपी ने कहा कि महामारी से बचने के लिए सावधानी जरूरी है, इसलिए शारीरिक दूरी का लगातार पालन करें, साबुन से हाथ जरूर धोएं। मांगता हूँ मैं किसी को दिल से नहीं, सिर्फ एक ये है कि भी थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कह देते हैं तो उसका भी दुख होता मेरे को। मैं साहब सिंह जो प्रिंसिपल साहब है उनका और ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आपके बीच में इतनी मेहनत करते हैं। तो आज शाम को वो आपके साथ में चाय और समोसा फिर मिलेगा आपको, ठीक है? हाँ, तो शाम को 4 और 5 के वही टाइम होगा, वही समोसा होगी, वही चाय होगी, ठीक है? तो मैं डॉक्टर साहब का फिर से पुनः धन्यवाद करता हूँ और पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूँ मैं। ये भी पूरी 24 घंटे आप लोगों के पास में आते हैं
और ये भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं पत्रकार। जैसे यहाँ से 24 तारीख को हमने एक भंडारा चलाया था गुरुद्वारे के अंदर, तो पत्रकार जो बंधु हैं उनने भी अपने बंधुओं को कहा कि भी आप भी दान पुण्य कर सकते हो, तो ये भी अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं राहत शिविर में बढ़ रही प्रवासियों की संख्या पर भी सवाल खड़े किए गए। राहत शिविर संचालकों का कहना है कि इन प्रवासियों को कश्मीर, पंजाब व अम्बाला जिले से ट्रक चालक 200 से 300 रुपए लेकर रास्ते में छोड़ देते हैं। यहाँ से जो पीछे से लोग आते हैं, पंजाब या कश्मीर या दूसरे इलाकों से, यहाँ पर रोककर हमारे यहाँ लेकर आते हैं। खाने की कोई कमी नहीं है, कितने भी लोग आ जाए हम उनकी सेवा करेंगे, लेकिन एक सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए, आगे हम मांग करते हैं प्रशासन से पीछे जो है कि थोड़ा सा सख्ताई रखे। शिविर सेंटर चला रहे संचालकों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। स्मालका से सिटी तहलका की रिपोर्ट। हरियाणा में कोरोना महामारी के कारण जमीनों की रजिस्ट्री पर लगाई गई रोक को सरकार द्वारा खत्म कर दिया गया है। अब 20 अप्रैल से जमीनों की रजिस्ट्री दोबारा से करा सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्रेशन की मंजूरी से जहां जनता को बड़ी राहत मिली है, वहीं वित्तीय संकट से जूझ रही सरकार को राजस्व भी मिलेगा। कोरोना से बंद के पहले तक ई अपॉइंटमेंट के जरिए रोजाना 60 रजिस्ट्री की मंजूरी थी, जिसे कम करके अब 30 कर दिया गया है। इसमें से 50% रजिस्ट्री की अनुमति ऑनलाइन ई अपॉइंटमेंट मिलने पर होगी और 50% तहसील व सब तहसील कार्यालय से समय मिलने पर की जाएगी। पुरानी सभी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स रद्द कर दी गई हैं। रजिस्ट्री कराने वालों को नई सिरे से अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन करना होगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों व डीसी को निर्देश जारी कर दिए हैं। तहसील व सब तहसील पर पुलिस की नजर रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए इस कार्य को कराया जाएगा। एक समय पर केवल एक ही रजिस्ट्री से संबंधित लोग मौजूद रहेगा। मकान के लिए SCBC के सर्टिफिकेट बनाने व शपथ पत्र जारी करने की भी मंजूरी रहेगी। व सभी विभागों में 33% स्टाफ काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। वही सिटी तहलका भी आपसे बार बार अपील करता है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले, अपने घरों में सुरक्षित रहे, वे लॉकडाउन का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें। नमस्कार।